आप देख रहे हैं नोएडा खबर। मैं आपके लिए लाया हूं नोएडा शहर के कहे अनकहे किस्से। आज मैं आपकी मुलाकात करा रहा हूं नोएडा प्राधिकरण में 1976 में सहायक विधि अधिकारी के रूप में ज्वाइन करने के बाद मुख्य विधि सलाहकार के रूप में रिटायर हुए सुभाष चंद्र गौड़ जी, जिनको नोएडा में लोग एसपी गौड़ के रूप में जानते हैं। नोएडा शहर की स्थापना के अब तक के उनके पास बहुत सारे दिलचस्प किस्से हैं और मैं नोएडा शहर की स्थापना के समय से कैसे शुरू हुआ था उसकी दास्तान आप सबके सामने रखना चाहता हूं। गौड़ साहब नमस्कार। नमस्कार। गौड़ साहब ये बताइए, नोएडा शहर जब स्थापित हुआ था 1976 में, तब आपने कैसे ज्वाइन किया? आपको कैसे पता लगा नोएडा एक शहर स्थापित हो रहा है और उसमें आप किस तरीके से भर्ती हुए? जी। नोएडा पहले ज़िला बुलंदशहर में आता था। तो ज़िला बुलंदशहर में एक स्पेशल लैंड एक्विजिशन अफसर होते थे। तो उस दिनों इमरजेंसी लगी हुई थी। वकीलों की ये हालत थी कि कचहरी में पत्ते दिखाई देते थे, मुवक्किल दिखाई नहीं देता था इमरजेंसी की वजह से। मुकदमे आने बंद हो गए थे, क्रिमिनल सब बंद कर दिए थे मीसा में। तो मैं आया नोएडा। तो नोएडा का रास्ता आने का बड़ा भयंकर था उस समय। तांगे वाक़े में बैठ के कैसे यहाँ पहुँचे। तो एक लॉ अफसर होती थी मिसिज गुप्ता, मिथिलेश गुप्ता, वो लॉ अफसर थी हमारे यहाँ। मैंने उनसे मुलाकात की तो उन्होंने कहा कि जगह अभी निकली तो नहीं है, तो आप आइएगा। उन्होंने मुझसे काफ़ी बातें पूछी तो मैंने सब बताया। उसके बाद फिर जगह निकली यहाँ। तो मैंने अप्लाई किया और अप्लाई पे फिर हमारा इंटरव्यू न्यू दिल्ली हाउस में ऑफिस था नोएडा का। अच्छा। वहाँ डीएम मिश्रा चीफ थे, वो बैठते थे। डिप्टी चीफ थे एससी वाजपेयी और केसी पांडे पर्सनल ऑफिसर होते थे। काफ़ी अफसर बैठते थे वहाँ। तो वहाँ हमारा इंटरव्यू हुआ और इंटरव्यू में क्योंकि इमरजेंसी थी, बड़ी बेकारी थी वकीलों में, तो दिल्ली के कम से कम 100 वकील लेडीज और फिर हम यूपी से आए थे। तो शायद यूपी को प्रेफरेंस दिया। तो मैं तो ये सोच के हताश होकर वहाँ से चला गया कि भाई यहाँ उम्मीद नहीं है हमारे बनने की, हम तो शहर बुलंदशहर से आए और दिल्ली के लोग खड़े। तो फिर मैं थोड़ी देर बैठ गया तो वहाँ से वो आवाज़ आई कि भाई एसपी गौड़ कौन है। तो मैं आया तो भाई आपका तो नाम बुल रहा है। तो मैं वहाँ जब गया, मुझे अपॉइंटमेंट लेटर दिया और जल्दी थी उन्हें, तो उन्होंने कहा भाई आज कल ही ज्वाइन कर लो आके। तो मैंने वहाँ न्यू दिल्ली हाउस में ज्वाइन किया। अच्छा, तो जैसे नोएडा एक नया शहर बना था, उस समय जो सबसे बड़ी चुनौती थी किसानों की ज़मीन का अधिग्रहण, और आप कानून के वो थे, तो भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जो शुरू हुई थी उस समय किस तरीके से शुरू की, ये भी ज़रा बताइए। चूँकि इमरजेंसी लगी हुई थी, इमरजेंसी का मतलब है कि सब अधिकार ख़त्म हो गए थे सबके, मीडिया बहुत ज़्यादा तो था नहीं, तो कोई बोलने की हिम्मत ही नहीं करता था। इमरजेंसी में तो ऐसा डर बैठ गया था लोगों में कि पता नहीं ये तो हमेशा ही इमरजेंसी रहेगी, इतना डर था। और मैं एक वाक़या और बताऊं कि जब इमरजेंसी ख़त्म हुई तो लोगों में ये डर था कि अब चुनाव कौन लड़ेगा, इतना डर था। उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने ये इमरजेंसी लगाई थी। तो भूमि का अधिग्रहण जो हुआ वो, अब मुझे कहनी नहीं चाहिए बात, नरेंद्र प्लेस में जो ऑफिस फिर न्यू दिल्ली हाउस से नरेंद्र प्लेस में आ गया था। वहाँ पटवारी तहसीलदार ये सब बैठते थे। तो वहाँ बैठे बैठे भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया। अच्छा। सर्वे नहीं किया गया, कोई कुछ नहीं किया गया, ना आबादी का सर्वे किया गया। चूँकि बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। तो वो बाद में उसके परिणाम कॉन्सिक्वेंसेज हुए कि बड़े झगड़े चले, मुकदमे चले, सर्वे नहीं हुए थे, आबादी को अधिग्रहण कर लिया, वो कर लिया, बड़ा असंतोष रहा। लेकिन बोलना नहीं था किसी को। उस समय ये काम इस तरह से आसानी से हो गया। अच्छा। बाद में तो किसान बहुत बोले, आंदोलन हुए, सब कुछ हुए, लेकिन उस समय जब अधिग्रहण किया गया तो कोई इमरजेंसी के दौरान कोई बोला नहीं था और सब अधिग्रहण हो गया था। डिस्प्यूटेड लैंड जितनी भी थी वो डिस्प्यूटेड थी सब। किसी में मकान बनाया, दुकान सब है, सबकी अधिग्रहण बिना सर्वे के कर लिया गया। अच्छा, एक चीज़ और, जब आपने ज्वाइन किया था, आप पहली बार नोएडा में आए, जो क्षेत्र था उस समय कुछ था तो नहीं, लेकिन जिस दिन पहले दिन आए उस दिन का अनुभव बताइए। उस दिन का अनुभव तो ये है कि जब मैं आया तो यहाँ तो जंगल था। पहुँचे कैसे?
भाई मैं बताता हूँ, तांगे वांगे चलते थे। हाँ। ये जो आपका पुश्ता है, हाँ। पुश्ता दिल्ली की सड़क जो है, पुश्ते पे तांगे वगैरह चलते थे। और एक छोटी सी कच्ची सी सड़क थी। हाँ। और जब हमारा दफ्तर यहाँ शिफ्ट हो गया चिल्ला रेगुलेटर पे, तो अभी बस 2 जीप थी पूरी अथॉरिटी पे। एक तो चीफ आते थे डीएम मिश्रा, उनके पास थी। एक डिप्टी चीफ जो आज दोनों आईएएस थे, और वो पुश्ते से आते थे। पुश्ता जो था उस पे आते थे, कोई रस्ते वस्ते थे नहीं। और शर्मा जी आप तो इसके क्षेत्र के हो ही, आपको पता ही है क्या गाँवों का हाल था। और मैं एक किस्सा और सुनाऊँ। मेरे एक नज़दीकी रिश्तेदार दिल्ली इरिगेशन में सुपरिटेंडेंट इंजीनियर थे। तो उनकी ये साइड थी चिल्ला रेगुलेटर, ये दिल्ली का एरिया था। तो वो उन्होंने शिकायत करी हमारे सीईओ से कि यहाँ से आप कच्ची शराब बेचते हैं, हमारे मजदूर तो शराब पी के पड़े रहते हैं, काम वाम करते नहीं। तो ये आलम था इस क्षेत्र का। मैंने सुना कि कच्ची शराब, एक जो ये यमुना नदी है, इस पर कोई पट्टी होती थी, इस पे से निकल जाते थे। और जो फ्रेंड्स कॉलोनी वगैरह इलाका है, वहाँ कच्ची शराब बाल्टी में ले दूध की तरह बेचते थे। अच्छा। ये किस्सा मैंने सुना। और फिर तमाम जो है ये बातें हुई। चिल्ला रेगुलेटर पे दफ्तर आ गया हमारा। चिल्ला रेगुलेटर में भी ऐसे शेड थे, एसी वेसी का ज़माना था नहीं, कूलर लगे हुए थे, गर्मी में वो शेड पड़े हुए थे, गर्मी लगती थी। तो फिर जो डीएम मिश्रा हमारे सीईओ थे, वो वहीं बैठते थे नरेंद्र प्लेस में। स्टाफ यहाँ आ गया था, इंजीनियरिंग स्टाफ वगैरह, प्लानिंग व्लानिंग सब यहाँ आ गई थी। तो वो यहाँ आते थे 10 बजे या सुबह 8 बजे। और ये ऐसा इत्तेफाक था कि लोगों ने देखा ही नहीं था हमारे सीईओ कौन है। अच्छा। तो एक बार जाड़े का मौसम था, हम धूप में खड़े थे। मैं उन्हें जानता था क्योंकि बुलंदशहर में डीएम रह गए थे वो। तो वो बड़े हैंडसम पर्सनैलिटी, और आप समझो साहब वो कोट वोट नीला और पैंट और स्कार्फ लगाए हुए। एक दिन वो आ गए 10:30 बजे। तो लड़की वड़की जो लेडीज स्टाफ था वो खड़ी थी बाहर। तो उनकी पर्सनैलिटी को देख के बोली ये कौन आ गया, ये कौन आ गया। अरे मैंने कहा सीईओ हैं भाई हमारे यहाँ के। तो इतनी बढ़िया पर्सनैलिटी थी। डीएम वो थे डीएम मिश्रा। फिर वो ऑफिस वहाँ से जो है। और एक किस्सा मैं और बताना चाहूँगा। एक बार ये गांव है कौन सा, भंगेल, जहाँ आश्रम है उसका, महर्षि आश्रम। तो हमारे यहाँ एक प्रोजेक्ट इंजीनियर थे एससी गौड़, उनके भाई थे प्रताप गौड़। तो महर्षि आश्रम के जो क्या नाम था उनका, महर्षि आश्रम महेश योगी। तो हम दफ्तर में खड़े थे बाहर, तो एक कोई 20-30-40 गाड़ी वो ऑफिस के सामने से गुजरी। उत्सुकता हुई भाई ये कौन है, क्या हो गया है, धूल उड़ाती हुई गाड़ियाँ चली जा रही हैं। बाद में मालूम पड़ा कि महेश योगी गए हैं और वो उनको ज़मीन दिखाई जा रही है, वो सेक्टर खरीदना चाह रहे हैं। अच्छा। तो यहाँ तो भाई शुरू में जब ज़मीन का भाव था तो 120 रुपये रखा गया था। तो वो 120 रुपये देख के पीछे हट गए। फिर उन्हें जो प्रताप गौड़ थे, तो जहाँ आज वो आश्रम मौजूद है, कौन सा गाँव है, हाजीपुर के पास, वहाँ उन्होंने एकड़ों में ज़मीन खरीदी और वो आश्रम आज वहाँ मौजूद है। तो महेश योगी को देखने का सौभाग्य मिला। खैर फिर जो है सब बढ़ता रहा। फिर एक बार स्टाफ की हड़ताल हो गई। अच्छा। किसी बात के ऊपर चिल्ला रेगुलेटर पे। तो भयंकर ऐसी स्टाफ, वो रेगुलराइजेशन का मामला था, ड्राइवरों को रेगुलर करो, चपरासियों को रेगुलर करो। हड़ताल होगी ज़बरदस्त, महीनों चली। तो दिल्ली पुलिस को इन्फॉर्म करते थे, वो दिल्ली पुलिस का एरिया था। तो दिल्ली पुलिस से एक सिपाही आगे बैठ जाता था। अच्छा। तो एससी त्रिपाठी उस समय हमारे चीफ बन के आ गए थे, डीएम मिश्रा का ट्रांसफ़र हो गया। जब वो आए तो स्थिति बड़ी ख़राब हुई। पुलिस सहयोग नहीं कर रही थी और 1 महीने से हंगामा हो रहा था। कोई रागनी गा रहा है, लड़कियां गीत गा रही हैं, मनोरंजन हो रहा है, दफ्तर का काम चल नहीं रहा था। तो उन्होंने रातों रात सेक्टर 6 में कैनरा बैंक की बिल्डिंग थी, जहाँ कैनरा बैंक थी, उन्होंने रातों रात वहाँ से दफ्तर शिफ्ट कर दिया। अच्छा, ऐसा शिफ्ट हुआ? हाँ, शिफ्ट हुआ। शिफ्ट के होते ही वहाँ तो 4 गाड़ी पीएसी की, डीएसपी और वो तमाम छावनी बन गई वो। फिर हड़ताल कैसे चलती भाई, पुलिस की दहशत हो गई। अच्छा, इमरजेंसी ख़त्म हो गई थी। इमरजेंसी 80 की बात है, इमरजेंसी ख़त्म हो गई थी तो लोगों में उत्साह हो गया। तो यूनियन बन गई, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, मुझे भी मौका मिला उसमें रहने का। तो फिर ऑफिस वह शिफ्ट हो गया। तो बल्कि मैं एक घटना और सुना दूं कि वो डीएसपी थे पांडे,
वो बैठे थे, सीईओ त्रिपाठी जी बैठे थे। तो मैं प्रतिनिधि था यूनियन का, तो मैं गया वहाँ मिलने, मुझे बुलाया। तो मैंने कहा कि मैं गारंटी लिख के दे रहा हूँ कि वाइट कॉलर जॉब वाले ये मार पिटाई करने आते हैं, नौकरी कर रहे हैं, अपना पेट पाल रहे हैं। इनसे मतलब क्या है कि आप इतने डर गए कि आपने 4 PSC की गाड़ी बुला दी, पूरी गाजियाबाद की पुलिस ने छावनी बन गई। मैं लिख के दे रहा हूँ कि इनको कोई हाथ उंगली भी उठा दी त्रिपाठी जी पे। तो पांडे जी ने मुझे बड़ा सराहा, और मैं जब नीचे आया तो उतर के आए, बहुत माहौल ख़राब था उसका, एम्प्लॉयज़ और पुलिस। तो बोले भाई ठीक है। त्रिपाठी जी बोलते हैं भाई कभी कभी डर लग जाता है, भीड़ होती है, आक्रमण कर दे। अरे मेरा कुछ नहीं होगा, आप कैसी बात कर रहे हो। तो वो घटना मुझे आज भी याद है। तो उसके बाद वो शांति वांति हो गई, वो तो शांति तो हो ही जाती है, दफ्तर चलने लगा। एक घटना मुझे और याद आ रही है, सन 80 की घटना है। चार्टर्ड बस में एम्प्लॉयज आते थे दिल्ली से, 2 चार्टर्ड बस आती थी। तो उसका एक ड्राइवर जो था वो बहुत तेज की गाड़ी चलाता था। चिल्लर रेगुलेटर जो है उसका, जो पुल है, जो आपने अभी पुल का जिक्र किया, उसकी रेलिंग तोड़ता हुआ बस नदी में गिर गई। और उस नदी में गिरने से 17, उस समय सब नई भर्ती हुई थी, जवान लड़के थे, शादी हुई नहीं थी। शादी तो हम 2-4 एम्प्लॉय ही शादी किए थे, बाकी सब हर एक की तो शादी में गए, हम हर एक के लड़कों की शादी में गए, और उन लड़कों के बच्चे हो गए पोतों की शादी में गए। वो जमाना था जो 17 जवान लड़के, शर्मा जी, उस बस में नदी में डूब गए। अच्छा। अब बड़ी दर्दनाक घटना थी। उधर से LG आए दिल्ली से, इधर से हमारे NS चौधरी पहुँचे। बड़ा मातम सा रहा, वो रहा। लेकिन सब घटनाएं याददाश्त होती हैं, भूल जाते हैं। वो घटना बड़ी दर्दनाक थी। अच्छा, एक चीज़ बताइए, नोएडा शहर की स्थापना नारायण दत्त तिवारी ने की थी, कभी उनसे मिलने का मौका मिला? और भी कोई VIP आपके समय आए हों, उनसे भी? नारायण तिवारी चीफ मिनिस्टर थे, तो एक बार वो आए नोएडा देखने। वैसे तो ये मैं और ज़रा बैकग्राउंड में चला जाता हूँ। संजय गांधी क्या चाहते थे, पूरी दिल्ली में अनऑथराइज गली गली में वो चल रही थी, छोटी छोटी घरों में फैक्ट्री। तो उनका विचार ये था कि इन्हें यहाँ से हटा के, तो ये एरिया उन्होंने सर्वे किया होगा, उन्होंने कहा तो बहुत बढ़िया एरिया है, तो वो उन्हें शिफ्ट करके यहाँ बसाना चाहते थे। तो नारायण दत्त तिवारी चीफ मिनिस्टर थे। खैर वो सब हो गया, तो नारायण दत्त तिवारी देखने आए। तो 150 गाड़ियों का काफिला, अच्छा। गाड़ी मुझ पर भी, मैं भी उसमें दौड़ रहा था। तो नारायण दत्त तिवारी ने ये कहा भाई वो सड़क बनी थी, ये जो फिल्म सिटी से आ रही है, आगे जा रही है, जो इतनी खूबसूरत सड़क थी। तो उस समय जो चीफ इंजीनियर होते थे, उन्होंने कहा भाई कौन है, तो सड़क बहुत बढ़िया बनाई है, आप हमारे साथ बैठिए और लखनऊ को वालों को बताइए, इंजीनियर्स को, सड़क कैसे बनती है। अच्छा। तो वो मुझे उनसे मिलने का मौका मिला, और फिर तो कई बार मौका मिला। फिर तो वो 17 अप्रैल को जन्म मनाया जाता था, स्थापना दिवस, उसमें आपके भाई त्रिलोक शर्मा, उन्हें आप भी होते थे, बुलाते थे, तो कई बार आए वो। तो इस तरीके से उन्होंने नोएडा को खूबसूरत सड़क के चक्कर में यहाँ के चीफ इंजीनियर को ले गए लखनऊ बिठाल के, अपने हेलीकॉप्टर में, चलिए। तो ये भी एक घटना याद है। अच्छा, नोएडा को बसे हुए अब लगभग 50 साल होने जाएंगे 2026 में। तो नोएडा की कोई ऐसी खूबसूरत याद आपके कार्यकाल की जिसे आप हमेशा याद रखना चाहेंगे, और जो नोएडा अब तक विकसित हुआ है उसके पीछे सबसे अहम योगदान, क्योंकि 4 लोग हैं यहाँ, किसान, यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट, यहाँ के बिजनेसमैन, और एक जो है नोएडा प्राधिकरण के एम्प्लॉय, तो किस तरीके से आप उनको याद रखना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो किसानों को योगदान कहा जाएगा। अगर ज़मीन ना मिलती तो नोएडा कैसे बनता, कैसे विकसित होता। तो किसानों ने, उसके बाद भी, चूँकि उस समय 1 रुपया और 2 रुपये का मुआवजा मिलता था। तो एक घटना मुझे याद है कि यहाँ के किसान, चौधरी चरण सिंह प्राइम मिनिस्टर होते थे उस ज़माने में। तो यहाँ के किसान उनसे मिलने गए कि साहब हमें तो मुआवजा 1 रुपया मिल रहा है, और इसका कुछ इलाज, कुछ कराओ, हमारी मदद करो। तो उन्होंने जब 1 रुपया सुना, उन्होंने कहा अरे खादर की ज़मीन है, वहाँ तो चारा नहीं मिलने चाहिए तुम्हें। अच्छा। तुम्हें तो 1 रुपया बहुत मिल रहा है। अच्छा। चलो यहाँ से, 1 रुपया तो बहुत है। अगर नोएडा अथॉरिटी 1 रुपया दे रही है, तो ज़मीन भी ऐसी थी, उपजाऊ कम थी, और 1 रुपया बहुत होता। तो 76 के ज़माने में, 77 में बड़ी कीमत होती थी 1 और 2 रुपये की।
हालांकि वो फिर मुकदमे लड़े, हाई कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट गए, सब जगह गए, उनके मुआवजे बढ़े थोड़े थोड़े। तो किसानों का सहयोग तो मैं पहले नंबर पर रखूँगा जी। हालांकि उन्होंने बड़ा संघर्ष किया, उनकी ज़मीनें, आबादी की ज़मीनें एक्वायर कर दी गई, फिर बड़ी कमेटी बैठी, मैं भी कमेटी में रहता था कि भाई इनका फैसला करो, वो करो, लेकिन वो कुछ होता नहीं था। खैर, उसके बाद दूसरा सहयोग विकास में जो उद्योगपति यहाँ आए, उद्योगपतियों की वजह से वो विकास हुआ। तो उस समय हमारी एक डिप्टी चीफ होती थी वीणा उपाध्याय, तो वो अलॉटमेंट जो हुए थे तो सब ने ज़मीन लेके डाल ली। भाई 40 रुपये मीटर का भाव था इंडस्ट्रियल लैंड का, तो 40 रुपये में दिल्ली के लोगों ने ज़मीन ले लेके डाल दी। आ नहीं रहे थे वहाँ, गुजरों का इलाका था, जंगल था, बिल्कुल जंगल था, 77-78 में जंगल था, तो लोग डरते थे कि भाई यहाँ कैसे आएंगे, यहाँ तो हमें मार भगाया जाएगा। खैर, तो वीणा उपाध्याय ने ज़बरदस्ती उनके अलॉटमेंट कैंसिल करने का दौर चलाया कि कैंसिल कर देंगे, बनाइए और इतने दिन में बनाइए, बनाए। तो उससे लोग आए। सबसे पहली इंडस्ट्री मुझे ध्यान है, एक सरदार जी थे, तो आपको ध्यान हो कि वो बरनाला होते थे केंद्र में, वो मुझे ध्यान नहीं है काय के मिनिस्टर थे, सुरजीत सिंह बरनाला। तो एक सरदार जी ने बिन बनाने की इंडस्ट्री लगाई थी सेक्टर 11 में, तो वो उसका उद्घाटन करने वाले थे। भाई शर्मा जी, सैकड़ों कार, एक तूफान मच गया। अच्छा, मैं लॉ डिपार्टमेंट में था, तो मेरी डिप्टी चीफ ने या किसी ने, मुझे ध्यान नहीं है, ड्यूटी, बड़े वीआईपी आ रहे थे, तो रास्ता किसी को पता नहीं था, तो एक मुझे बैठा दिया किसी के साथ रास्ता बताने के। हाँ, तो मैं हर एक 10 कदम चलूँ और रास्ता पूछ रहा हूँ सेक्टर 11 का। तो वो बोले वीवीआईपी, अरे गौड़ साहब, इससे तो हम ही पूछ के आ जाते। अरे मन की गलती हो गई है, इंजीनियर भेजने चाहिए, पटवारी, तहसीलदार, मुझे तो लॉ का आदमी, मुझे ज्ञान नहीं कुछ भी इसका रास्ते वस्ते का। बोले ठीक है, जैसे तैसे हम पहुँच गए। तो वो जो एक पहली फैक्ट्री बनी नोएडा में, वो भी एक यादगार है कि सुरजीत सिंह बरनाला यहाँ मिनिस्टर आए उसका उद्घाटन करने, और ये घटना जो मैंने बताई कि मुझे रास्ते ही पता नहीं था। तो बाकी उद्योगपतियों का फिर बड़ा सहयोग रहा, और यहाँ बड़े बड़े उद्योगपति आए फिर, और फ्लैक्स इंडस्ट्री आई, अशोक वो थे चतुर्वेदी, वो आए, और मैं किस किस का नाम भोतेरी उस समय आए थे, ध्यान नहीं है। तो उद्योगपतियों का विकास में सहयोग रहा, किसान का, उद्योगपतियों का रहा। फिर ये हालांकि रेजिडेंशियल एरिया बनना नहीं था, ये ज़मीन जितनी भी एक्वायर हुई थी वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए हुई थी। लेकिन फिर ये सोचा गया कि भाई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तो जब ही होगा जब इनके एम्प्लॉयज़ को रहने की जगह होगी, मालिकों को रहने की जगह होगी। तो फिर एक रेजिडेंशियल स्कीम का खाका तैयार किया गया, और रेजिडेंशियल स्कीम में सबसे पहले EWS और LIG मकानों को नोएडा ने बनाया, और उन्हें पहले आओ पहले आधार पे बेचा। इतनी कम कीमत थी, पैसे की किल्लत थी, कम कीमत क्या थी, 8,000 में बेचा गया EWS मकान जो 25 मीटर में बना था, और LIG मकान बेचा गया 16,000 रुपये में जो 50 मीटर में बना था। उसके लिए पहले आओ पहले पाओ में भीड़ लग गई, तूफान मच गया। और खैर, वो सबसे पहली स्कीम रेजिडेंशियल हुई, और इंडस्ट्रियल उससे पहले जो मैंने आपको बताया कि सरदार जी ने फैक्ट्री बनाई। फिर तो स्कीम निकलती रही, कोई फिर जो है 120 रुपये मीटर में सेक्टर 11 और 12 में पहली प्लॉट की स्कीम निकाली गई। उसमें बहुत लोगों ने लिए, और उसके बाद जो है फिर 26, 27, 150 का भाव हुआ। आज जो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर कहलाता है उस ज़माने का 15A, वो 150 रुपये मीटर में बेचा था। आज तो क्या हालत है वहाँ की, प्लॉट ही नहीं है, अब हालत क्या है। तो इस तरीके से ये विकास में फिर दुकानें खुली हैं, दुकानों की स्कीम निकाली गई कॉमर्शियल। तो शुरुआत तो दुकानों से हुई, बाद में तो क्या क्या कॉमर्शियल हुआ है। तो उस समय दुकान मात्र 15-16 हज़ार में आ जाती थी, लोगों ने ली खूब। फिर एम्प्लॉयज़ के लिए एक स्कीम निकाली गई, SC त्रिपाठी साहब थे कि भाई न सस्ती दर पे एम्प्लॉयज़ को प्लॉट दिया जाए और MIG मकान दिए जाए। तो मुझे ध्यान है MIG मकान सन 80-81 में 45,000 रुपये में जो 112 साढ़े 12 मीटर में बना था, 2 कमरे बना के दिए।
तो बड़े सस्ते का ज़माना था, वो भी पैसा नहीं दिया जाता था। वो MP जैन थे एक सेक्रेटरी उस ज़माने में, तो उन्होंने किस्त रख दी उसकी 720 रुपये। तो मैं चूँकि रिप्रेजेंटेटिव था उसका एम्प्लॉयज़ का, तो मैं उनसे मिला, मैं कि तनख्वाह है 600 रुपये और आपने ये बना दिया 720 रुपये की हर महीने की किस्त, कहाँ से देंगे इसे भाई, कोई कैसे काम होगा। तो उनकी समझ में आई, फिर किस्त 520 की हुई और किस्त भी 12 साल की, छोटी मोटी नहीं, 12 साल तक ये किस्त चली। 144 हो गए, 144 किस्त में तो ये दिया। फिर सबसे पहले काफ़ी एम्प्लॉयज़ आ गए, तो नोएडा में एक स्टाफ कॉलोनी, गवर्नमेंट की कॉलोनी जो हमारे एम्प्लॉयज़ की, वो बनाई गई। तो मुझे ध्यान है, मैं उसमें US कुलश्रेष्ठ एडमिनिस्ट्रेटिव डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर होते थे, उन्होंने अलॉटमेंट किया, तो हमें भी अलॉटमेंट हुआ। अलॉटमेंट में हमें बताया गया कि भाई आप आ जाओ, इसमें नहीं, कैंसिल कर दिए जाएंगे। तो जंगल था, जंगल में हम रहने आ गए। अब आखिरी सवाल ये है कि आप नोएडा एक्स ऑफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, तो ऐसे समय में जो पुराने कर्मी हैं जो रिटायर हो रहे हैं और नए भी आ रहे हैं, जो क्योंकि अब सर्विस सेंटर स्टेट आधारित हो गई हैं, तो आप क्या अपेक्षा रखते हैं? आपने कुछ मुद्दे भी रखे और कुछ काम कराए भी हैं, क्या है? मुद्दे रखे हैं हमने। तमाम जो रिटायर्ड ऑफिसर थे, किसी की ग्रेच्युटी नहीं मिल रही थी, किसी का फंड नहीं मिल रहा था, हम मिलते थे चीफ से जाके। किसी की जांचें चल रही थी, 6-6 साल 7-7 साल जांच को हो गई थी, तो हमने उन्हें ख़त्म करा के सबकी सहयोग करा, सबको काम करवाया, उनके डिस्प्यूट जितने भी थे। और आज भी हमारी संस्था सांस्कृतिक कार्यक्रम करती है, और उसके बाद जो भी मदद होती है, जहाँ भी डिस्प्यूट होता है किसी एम्प्लॉयज़ का या अधिकारी का, तो हम उसे हल कराते हैं जाके। तो अभी जो समस्याएं आपकी सब हल हो चुके हैं, या कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनको आप चाहेंगे वर्तमान जो CEO हैं वो उसका समाधान करें? मुद्दे तो अब तो असली मुद्दा ये चल रहा है कि एक तो रिटायर्ड जो कर्मचारी अधिकारी हैं, वो मेडिकल का जो है, तो हमारी डिमांड ये है, उन्होंने मेडिकल तो हमारा किया है, लेकिन वो कैशलेस होना चाहिए। अब उसमें यह है कि हम इलाज करा लें, पैसा दे दें, फिर हम बिल सबमिट करें। तो जो रेगुलर एम्प्लॉयज़ के लिए सुविधा है कैशलेस, वो रिटायर्ड के लिए भी होनी चाहिए, जो सब जगह है। जो और भी वो संस्थाएं हैं, अथॉरिटी हैं जो उत्तर प्रदेश में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, उनमें है। तो हमारी मुख्य लड़ाई अब ये चल रही है। वैसे एक लड़ाई हमारी ये थी कि हमें आइडेंटिटी कार्ड बनाए, वो भी बना के दे दिया, सब काम हो गए हैं। अब मुख्य लड़ाई हमारी ये है कि हमारा कैशलेस होना चाहिए मेडिकल। आपने सुना SP गौड़ जी को, जिन्होंने नोएडा शहर के ऐसे दिलचस्प किस्से बताए जिन्हें आप ज़रूर सुनना चाहेंगे। और इस कड़ी में आपने इनको सुना। मैं विनोद शर्मा, आज की वार्ता यहीं समाप्त होती है। अगली कड़ी में फिर किसी शख्स के साथ दिलचस्प कहे अनकहे किस्से के साथ प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। नमस्कार।